हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। क्या अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हाय दोस्तों, डन? ओह, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। डन। कैसे हैं दोस्तों? हाय, हेलो 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 महाकाल गेमिंग, हाय, वेलकम टू द चैनल। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा? प्रज्वल जी, हाँ, लगता है आप बहुत खेला करते हैं, है ना? आप लगता है बहुत खेला करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है आपको। युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है? बस युद्ध की तैयारी चल रही है, कभी हथियार नहीं मिलते हैं तो कभी सैनिक बीमार हो जाते हैं। यू गॉट इट मैन। हाय, हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गई जंकी मैडम, मैं बता रही हूँ ना, मुझे मेरी मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा सा आई टूक रेस्ट, तो रेस्ट लेते लेते मतलब अब आँख लग गई और मैं अगर प्रज्वल जी के लफ्ज़ों में कहूँ तो कब गहरी निद्रा में चले गई पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। जब उठी तो टाइम हो चुका था। मुझे लगा आज आप पार्टी की तैयारी में हो। अरे नहीं बाबा। अच्छा ये बताओ किसके साथ मैं पार्टी करूँगी? और पार्टी करने का अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ अभी सिर्फ एक पड़ाव पूरा हुआ है। ओनली सिर्फ एक पड़ाव पूरा हुआ है। सो आई डोंट थिंक ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तैयार हो रही होंगी? अरे यार। जंकी मैडम किन ख्यालों में हो यार? ठीक है, चलो, बाय द वे, खैर हम ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं एंड हम लोग पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वी वर डूइंग। हाय प्रज्वल जी, हाय महाकाल गेमिंग, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर। आई थिंक यू आर द न्यू हियर, सो आई वेलकम यू। महाकाल जी, मोहम्मद मारूफ जी बोल रहे हैं, 120 दिन की मेहनत का ये है इनाम, हर दिन मिला खुशी मैम का प्यारा सा पैगाम, जोश जुनून और ज्ञान का संग हर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। हर स्टूडेंट के दिल में बसी एक उमंग। थैंक यू सो मच। दीदी, मैं एग्रीकल्चर JET की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, आई विश यू अ वेरी गुड लक महाकाल गेमिंग जी। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ याद, देखिए, एक बार का पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता है। मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड रहते हैं महाकाल भाई। तो प्लीज़ आप मल्टीपल रिविजन किया करें और डेफिनेटली आपको याद रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ अभी के लिए, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ हमारा क्या क्या हो गया था जीके के लिए, आप महाकाल जी हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने करवा दिया था पूरा, मेरा लगभग हो गया था 50th नंबर पे। 15th नंबर के जो हमारे थे वो हो गए थे, हमें कॉपी से पढ़ना था, ठीक है? प्रज्वल जी चलें आगे। जंकी मैडम, आपको गुड लक एंड आप जा सकती हैं, मतलब आप अपना पढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओह, मैं किस में लाइव आ चुकी हूँ? लगता है मैं गलत सेक्शन में शायद मैं लाइव हो चुकी हूँ, गलत उस पर लाइव हो गई हूँ। एक मिनट देखने दीजिए। ओह माय गुडनेस, चलो कोई बात नहीं। शायद मैं गलत उस पर लाइव हो गई हूँ, गलत उस पर। चलो कोई बात नहीं, उसे सुधार देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज आप में टाइमर नहीं रखा था, ठीक है? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। प्रज्वल जी, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच मोहम्मद मारूफ जी, ठीक है? आगे मैं बात करूँ सबसे पहले नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे पास जो 51st नंबर का है वो है नेशनल स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे पास 51st नंबर का है जो, वो है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, वो हमारा सिचुएटेड है कोची, केरला में। केरला में हमारी सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, मसाले जो होते हैं वो केरला में होते हैं। तो आप इस चीज़ से आपको रिलेट कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। हाँ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ रहे हैं हम, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ही सबसे पहला हमारे पास है, मतलब 51st नंबर पे। 7 हम कर चुके थे, 50 कर चुके थे।
तो इसमें आ जाएगा नेशनल स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। अब स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ था 26 फरवरी 1987 में। 26 फरवरी 1987 में ये लागू हुआ था, ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास नेक्स्ट है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया। तो ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो सिचुएटेड है कोची केरला में। इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कोची केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। आई होप प्रज्वल जी यू गॉट इट। हाँ वो एक्चुअली हो गया, ज्वाइन हो जाएंगे, जिनकी मेडल ज्वाइन हो जाएंगे, जिनको भी रिक्वायरमेंट रहेगा ना, तो डेफिनेटली जब उसमें नहीं आ पाऊँगी, मैं गलती से दूसरे उस पर लाइव हो गई हूँ, ये मुझे समझ में अभी आया है कि मैं दूसरे पे लाइव हो गई हूँ, तो कोई इशू नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है, थैंक यू। आगे मैं बढ़ी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये कोची केरला में है, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 फरवरी 1987 में, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका कोची केरला में है, ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट है नेशनल आर्काइव्स जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार। अभिलेखागार इट मीन्स कि जहाँ पे हमारे म्यूजियम से रिलेटेड या हमारे पुराने एंशिएंट टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें रखी हुई हैं वो नेशनल आर्काइव्स में रखी जाती हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार में, और ये कलकत्ता में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1891 में। थैंक यू सो मच जंकी, थैंक यू। तो वो उसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1891 में हुआ था, 1891 में। तो नेशनल आर्काइव्स जो है वो हमारा कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो है ब्रो मतलब भाई नहीं तेरा, ये वाला नहीं, ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, ये वाला नहीं। ब्रो मतलब हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बॉर्डर हैं कंट्रीज के, जो हमारे थ्रू सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे सड़क वगैरह का वो बनाना, मतलब सड़क बनाना, एक दूसरे की कनेक्टिविटी को बनाए रखना, ये ब्रो का काम होता है, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। हेलो राजपूत एजुकेशन, हाय, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर राजपूत जी, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ब्रो। आगे मैं बात करूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1960 में हुआ था, 1960 में, एंड हेड क्वार्टर जो है सिचुएटेड है वो न्यू दिल्ली में। सो अभी तक हमने 3 पढ़े। 51 नंबर का पढ़ा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका हेड क्वार्टर है कोची केरला में। इसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ 26 फरवरी 1987 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेड क्वार्टर जो है वो कोची केरला में ही है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ 52 नंबर की, तो नेशनल आर्काइव्स इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है कलकत्ता में। अब कलकत्ता में बात करूँ राष्ट्रीय अभिलेखागार इट मीन्स कि जो एंशिएंट टाइम की हमारी चीज़ें होती थी, जो मूवल होती थी काइंड ऑफ, उनके बारे में रखा गया है, या फिर मैं कहूँ जो हमारे म्यूजियम वगैरह में चीज़ें जो रखी होती हैं उससे रिलेटेड है नेशनल आर्काइव्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सिचुएटेड है कलकत्ता में। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ यहाँ पे जो इसका गठन हुआ था वो 1891 में हुआ था, ठीक है। थैंक यू सो मच राजपूत जी फॉर द मैसेजिंग हियर। आई होप यू ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्टडी, है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास जो 3rd नंबर पे है वो है ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आएगा, और ये इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1960 में हुआ था, और हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने 3 इंस्टीट्यूट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ूँ 54 नंबर की। अब अगर मैं 54 नंबर में आगे जाऊँ तो ये यहाँ पे है HAL, हेल मतलब होता है नरक, ये हेल वाला नरक नहीं है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाला है HAL, जो कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। मेरे पास इंटरनेशनल वाले लिखे हैं, ओके, ठीक है भाई, अभी बस ये ख़त्म ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं, ख़त्म करके हम इंटरनेशनल वाले में ही जाएंगे प्रज्वल जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। BCCI की बात करूं तो BCCI का हो जाएगा फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, BCCI। और अभी आप जानते हैं कि जो पहले प्रेसिडेंट तो थे जय शाह थे, अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं BCCI के वो हैं रोजर बिन्नी साहब। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो BCCI का गठन हुआ था, जब पहली बार गया था इंडिया, जब पहली बार भारत ओलंपिक्स में पहली बार खेलने गया था 1928 से लेके 2056 तक खेला था, है ना। तो 28 में इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था BCCI का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी साहब।
आगे मैं बात करूँ इसी कड़ी में एक नाम और आएगा ICC, मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल, है ना। अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1909 में हुआ था, 1909 में। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि 1928 में जब पहली बार हॉकी मतलब इंडियन टीम इंडिया से ओलंपिक्स में गए थे, 1928 में गए थे, हॉकी टीम गई थी। 1928 से 1956 तक ताबड़तोड़ हमारी मतलब कि हर वर्ल्ड कप में वो लेकर आए थे, गोल्ड लेकर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ICC में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1905 में हमारा गठन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। 1906 में हुआ था फिर हमारा मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में फिर यहाँ पे पार्टीशन हुआ था सूरत का। फिर 1911 में 1907 में पार्टीशन हुआ था सूरत का। 1909 में याद रख लीजिएगा ICC का गठन हुआ था, इंडियन क्रिकेट काउंसिल का गठन हुआ था। हाय स्टडी एग्जाम एकेडमी, हेलो हेलो, मैं इंदौर से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर स्टडी एग्जाम एकेडमी। आप कहाँ से हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रज्वल जी, आई होप यू गॉट द आंसर, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूंगी। वेलकम टू द चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी। स्टडी एग्जाम एकेडमी जी मैं डेली 12 घंटे का लाइव लेती हूँ। 2 चैनल है मेरे, जिसमें से आधा पार्ट मैंने डिवाइड किया हुआ है। मॉर्निंग सेशन जो कि 5 बजे से रहता है 12:30 तक का दूसरे चैनल पे, एंड 3 बजे से लेकर 10 बजे तक इस चैनल पे रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। ओके, आगे मैं बढ़ूँ तो आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे BCCI, मतलब BCCI जो है 1928 में हुआ था, इसका गठन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ, हाँ BCCI का 1928 में गठन हुआ था। प्रेसिडेंट वर्तमान में रोजर बिन्नी साहब हैं, और इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुआ था। ICC की बात कर ले 1909 में इसका गठन हुआ था। 1905 से आप याद रखिएगा 5 में बंगाल विभाजन, फिर 6 में हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन, 7 में हो जाएगा फिर वो सूरत वो हुआ था, मतलब उसका अलग हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। 1909 में याद रख लीजिएगा आपकी ICC बना था। फिर 1911 में कैपिटल बन गई थी दिल्ली, है ना, बंगाल को हटा के दिल्ली बना दिया गया था कैपिटल। आगे मैं बढ़ूँ CSIR। अब CSIR का नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो है CSIR। CSIR की बात करूँ तो ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हो जाएगा हमारा फुल फॉर्म CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। हाय गगन जी, हेलो। थोड़ा सा मैं भी लेट हुई आज गगन जी, सो डोंट से सॉरी। मैं भी 20 मिनट लेट हुई हूँ लगभग, जबकि 3 बजे से सेशन होता है और आज मैं 3:30 प्रेजेंट हो पाई हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी CSR की, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो 1942 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1942 में 1942 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो CSIR है ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आने वाला है। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ओके, आई होप गगन जी आप बढ़िया होंगे, आपका तबीयत पानी सब बढ़िया होगा और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, AAC का हेडक्वार्टर कोलंबो में है। अच्छा, कोलंबो में है, श्रीलंका। ओके। जीके का एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बस 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते, बस 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं। ओके, ठीक है। आगे मैं बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच प्रज्वल, थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास है नेस्कॉम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में, नेस्कॉम। अब नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड साइंस। तो आपको पता होगा कि जितने भी इंजीनियर होते हैं, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लगभग जो 50% वो है ऑथराइजेशन यहाँ पे, मतलब काम का जो है वो नोएडा में बना हुआ है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ जाएंगे, तो नोएडा जाएंगे। तो यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड साइंस करके आप याद रख लीजिएगा। 1988 में इसका वो हुआ था, मतलब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1988 में इसका गठन हुआ था, 1988 में नेस्कॉम, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नोएडा, सिचुएटेड है नोएडा में, ठीक है। आगे मैं बात करूँगी, हमारे पास नेक्स्ट है इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि है हमारे पास। ओके गगन भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो है नोएडा में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1948 में हुआ था, मतलब स्वतंत्रता के बाद इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जो कि हुआ था 1948 में, ठीक है। फिक्की आप जानते होंगे, फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन
फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अगर मैं इसमें बात करूँ 1927 में इसका गठन हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा 1927 में इसका गठन हुआ था। और इसके जो गठनकर्ता थे, मतलब जिन्होंने फाउंडर जो थे वो थे जी डी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। ब्रेक टाइम कब होगा? गगन जी, आज मेरे ख्याल से हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो रहेगा 4:35 पे। तो मैं यहाँ पे आज सेशन एंड करेंगी 4:25 पे लगभग, और 5 मिनट का ब्रेक, देन 5 मिनट मुश्किल से लूँगी दोबारा से चालू करने के लिए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर दिया है, तो मुझे शेड्यूल भी रेडी वो करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। मैं डेली 12 घंटे प्लस का लाइव लेती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर योर बेटर स्टडी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच जंकी फॉर इन्फॉर्मिंग देम कि इसमें लाइव नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे चैनल पे, दूसरे उस पर लाइव हो जाओ। हाँ, 4:35 पे डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है गगन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं एट हाँ, ठीक है। बाकी आगे पढ़ती हूँ मैं। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में हुआ था, 1927 में इस्टेब्लिशमेंट वाले थे, मतलब फाउंडर जो थे वो थे जी डी बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 1928 में बना था। 1928 में बना था। नेताजी, फिर इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने माउंटेन क्लाइंबिंग जो करेंगे नेहरू जी, वो करेंगे हमारे उत्तरकाशी में, क्योंकि नेहरू जी जो थे वो थे रंगीन मिजाज के, तो उन्होंने काफ़ी पाप कर लिए थे। तो उसके बाद वो पाप धोने कहाँ जाएंगे? माउंटेनरिंग करने जाएंगे, वो जाएंगे हमारे उत्तरकाशी, मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, देवभूमि में। अच्छा, आपके सर ने 99 फुल फॉर्म लिखवाए हैं इकोनॉमिक्स के? ओके प्रज्वल जी। हमारे सर ने ना 99 तो मैं नहीं कहूँगी, लगभग बस ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्पोर्ट है ना वो पटियाला में है, और इसे इंडियंस के लिए, इंडियन में एथलीट्स है ना, मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स कहा जाता है। जो पटियाला में हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है, उसे मक्का तक का दर्जा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी वो है, मतलब एक ही है इंडियन नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, काफ़ी एक हॉली प्लेस माना गया है, और मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इसे कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि सिचुएटेड है पटियाला, पंजाब में। और ये बना था 1982 में, 1982 में ये बना था, 1982 में इसका गठन हुआ था। बस 58 यहाँ पे करवाए हैं प्रज्वल भाई। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कुछ मिसलीनियस हो जाएंगे, और बाकी सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ उसी से रिलेटेड, बाकी सब वो हो गया, मतलब ख़त्म हो गया यहाँ पे। बस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्या हम क्वेश्चंस कर लें इससे रिलेटेड? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ऑप्शन भी देते जाऊंगी, एंड बस आप लोग सुनते चलना, दैट्स इट। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें ना याद रहेंगी। आगे मैं बढ़ूंगी। अब मिसलिनियस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया CSIR, जो CSIR का फुल फॉर्म था वो था काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म था CSIR का। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि जो CSIR में पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला डायरेक्टर वो कौन थी? तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1942 में हुआ था, 1942 में। इसके अलावा ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में है, दिल्ली में। और इसके जो पहली महिला डायरेक्टर थी वो नाम थोड़ा सा साउथ वाला है, तो आप आराम से सुनिएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो सेल्वी करके याद रख लीजिएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये मतलब CSIR की पहली महिला अध्यक्ष थी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है,
अच्छा, आपके सर ने इंडिया की बताए नहीं है, ज़्यादा इंटरनेशनल बताए हैं। ओके, हेलो, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार, कैसे हो? देव भाई कैसे हैं और कैसा चल, देव ही नाम था ना आपका, अगर मैं सही हूँ तो। देव जी कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर देव भाई। और कैसे हैं आप, तबीयत पानी सब बढ़िया ना, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी तो मैं बात कर रही थी CSIR की जो पहली फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है, वो है हमारे पास नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट नंबर की CPCL का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो रहेगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। CPCL जो रहेगा उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, अच्छा आशीष चौहान, सॉरी आशीष जी, थैंक यू सो मच। वैसे आपने नाम ये क्यों चुना है? आप एक डिसेंट फैमिली से हैं, तो आपने ऐसा नाम क्यों चुना है? आपको नहीं लगता है कि आपको नाम बदलने की आवश्यकता है भाई आशीष जी? ठीक है, मतलब एक डिसेंट सा नाम रख लीजिए, एटलीस्ट मतलब सुनने में अच्छा लगे, कोई बुला सके आपको उस नाम से कि हाँ भाई आपका ये नाम है। ठीक है, मैं नहीं कहती आप अपना आशीष ही नाम रखो, बट एटलीस्ट गिव सम डिसेंसी टू। ठीक है, CPCL की बात करूँ यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, खैर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आई कांट से या फिर आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट दैट, बट फिर भी ठीक है। CPCL जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला अकेडमी, जो ललित कला अकेडमी थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ललित कला अकेडमी का 1954 में हुआ था, और इसको जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे ना, हाँ ठीक है आशीष भाई, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर। दोस्तों प्लीज़ पानी पी लीजिए, मुझे काफ़ी देर से हिचकी आ रही है, मैं पानी पी लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। आप लोग पानी पी लीजिए और पानी ना पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है गर्मी। थैंक यू। ओके आशीष भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई याद कर रहा होगा। जंगी मैडम, सबसे ज़्यादा तो लगता है आप ही मुझे याद करती, बता दीजिए क्यों इतना ज़्यादा कर्ज कर रही हैं आप मुझे? थैंक यू। ओह 46 लोग लाइव हैं क्या? मोबाइल ऑन करके सो गए? ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बात कर रही थी ललित कला अकेडमी की। अब अगर मैं ललित कला अकेडमी की बात करूं तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1954 में हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट, 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1954 में इसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं साइलेंट करा है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड इट्स रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, प्रॉपर मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ, साथ में पढ़ाई चल रही है और रेगुलर हम पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों आज 122nd डे है, 120 दिन, हमने 120 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे ललित कला अकेडमी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़ दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी गेट पे कोई था, सॉरी माय फॉल्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ललित कला अकेडमी की। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ललित कला अकेडमी, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना वो हुआ था 1954 में, 1954 में हुआ था। और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे वो थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, पहले हमारे जो
पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इसके थे ललित कला अकेडमी के, पहले ललित कला अकेडमी को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आगे बात करती हूँ दोस्तों मैं। थैंक यू सो मच दीदी। मैं अपनी क्लास लैपटॉप पर लेता हूँ, लेकिन मेरे बाजू में मेरा फ़ोन रखा रहता है, मेरा ध्यान बार बार फ़ोन पर जाता है। प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताओ सर। फ़ोन को आप साइलेंट मार दें या फिर फ़ोन को आप बंद कर दें। आशीष भाई या तो आप फ़ोन को बंद कर दें या फिर फ़ोन को साइलेंट मार दें और अपने बाजू में मत रखें, आप अपने बैग में डाल कर रखें फ़ोन को। अगर जब आप लैपटॉप से पढ़ते हैं तो फ़ोन का आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं रहता होगा, तो आप लैपटॉप से पढ़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। अब इसके हेड क्वार्टर जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और ये आएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। और आप जानते होंगे जो ललित कला अकेडमी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इस्टेब्लिश किया था और 1954 में। ठीक है, 1954 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और ये अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ओह माय गुडनेस, लैपटॉप छोड़कर मोबाइल से लाइव करें। क्या सजेशन मारते हो प्रज्वल जी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हेलो राहुल भाई, मैं आपको मिस कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आ जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। लीसा जी प्लीज़ वापस आइएगा। एंड भूषण भाष्य जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और प्लीज़ जल्दी से वापस आइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम, यहीं से आता है ललित कला अकेडमी में। फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम जो है 1952, फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम 1952। और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये एसोसिएट करती हैं हमारी कथक कली से, जिन्होंने केरल कल्याणम को फाउंड किया था। केरल कल्याणम एक काइंड ऑफ मैं बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक कला शैली है, कहूँ या फिर मैं कहूँ केरल कल्याणम रिलेटेड टू एक डांस फॉर्म है। इसके जो वो थी फाउंडर थी वो थी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। हाँ, न्यू दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी, BRO एंड DRDO। हाँ जी, बिल्कुल। BRO से हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और DRDO से हो जाएगा डिफेंस से रिलेटेड। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रज्वल जी, थैंक यू सो मच। संगीत नाट्य अकेडमी भी है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, जो संगीत नाट्य अकेडमी की तरफ, संगीत नाट्य अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने हमारे पास क्लासिकल डांस है, इन दोनों में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं या फिर परमार सर? देखिए, यहाँ पे मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, दोनों अपनी इंडस्ट्री के ना लेजेंड हैं और लेजेंड है तो डेफिनेटली दोनों अच्छा ही पढ़ाते होंगे। उनका अपना नाम है और उनका अपना नाम है। कोई परमार सर से पढ़ना चाहता है, कोई नवीन सर से पढ़ना चाहता है, डेफिनेटली प्रज्वल जी। तो आई थिंक यहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू सी? दोनों लेजेंड हैं और किसी का कंपैरिजन क्यों करना है, बहुत अच्छा दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, नवीन सर हिंदी मीडियम से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बादशाह हैं और परमार सर इंग्लिश मीडियम के बादशाह हैं, तो क्यों कंपैरिजन करना है किसी का यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इन शिमला इज़ नोन एज टैगोर सेंटर। तो हमारे पास कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इन शिमला जो है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इन शिमला इज़ नोन एज टैगोर सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि जो हमारा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इन शिमला वो जाना जाता है ऑल्सो नोन एज टैगोर सेंटर। ठीक है, हाँ, मुंबई में नाबार्ड रहेगा, RBI रहेगा, BCCI रहेगा, सेबी रहेगा और SBI रहेगा। और आप मुझे ये बताइएगा प्रज्वल जी, जो SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं, पहले होती थी माधवीपुरी बुच, जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है ना, कोर्ट केस चल रहा है कुछ धांधली के चक्कर में, तो अभी वर्तमान में हमारे SBI के नए चेयरमैन कौन हैं? थैंक यू सो मच। भाई आशीष, रिवीजन के लिए थोड़ा सा हिंट बताओ। देखिए, आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो। आशीष भाई, आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो। आप ऐसी ट्रिक्स लगाओ कि ताकि आपको याद रह जाए। हेलो शिवम जी, हाय, वेलकम टू द चैनल। नमस्कार शिवम भाई, कैसे हैं? कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया चल रहा होगा। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ठीक है, आगे मैं बढ़ूँगी। हमारे पास नेक्स्ट जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, WCCB। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, WCCB, ये आता है हमारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। शिवम भाई, आई थिंक आपने कई बार ये क्वेश्चन पूछा। मैं 10 बजे तक पढ़ती हूँ भाई मेरे, 10 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर सुबह सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। शिवम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। हाँ, चला श्रीनिवास, अच्छा छाला, हाँ श्रीनिवास शेट्टी, ओके ओके। देखना पड़ेगा कौन से लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं, मेरे को तुरंत पता चलेगा। भाई यू आर द जीनियस हियर प्रज्वल जी, यू आर द जीनियस हियर। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है WCCB अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आएगा एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज आ जाएगा। हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया वो कहाँ लोकेटेड है, मतलब IDBI का सेंटर, IDBI का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बताइएगा प्रज्वल जी। IDBI का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है। अब अगर मैं बात करूँ, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था ना, वो हुआ था 1964 में, 1964 में यहाँ पे हुआ था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में हुआ था। हेड क्वार्टर की मैं बात करूँ, ये है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और वर्तमान में अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था कि जो SBI के पुरानी जो चेयरमैन थी माधवी बुच, उनके ऊपर तो FIR चल रहा है, तो वर्तमान में हमारे जो चेयरमैन है वो कौन है। अब अगर मैं बात करूं, आपने जैसे बताया प्रज्वल जी कि सेबी हमारा जो है वो मुंबई में है। और एक और याद रख लीजिएगा, सिडबी जो है वो लखनऊ में है। सिडबी जो है लखनऊ में है, ठीक है। हाय, हेलो इनकम टैक्स ऑफिसर, मेरी जान कल कहाँ थी। हाय इनकम टैक्स ऑफिसर, हाय। एक्चुअली कल नेटवर्क इशू हो रहा था तो नहीं आ पाई थी मैं, सॉरी। अपलोडिंग का सिस्टम चल रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने टाइमर तो पुट किया था, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी। इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र, हाँ एग्जैक्टली महाराष्ट्र हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए ट्रिक चाहिए आपको, तो कैलकुलेशन के लिए देखिए आपको ना अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर टेबल आना चाहिए 30 तक। इसके साथ साथ आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए 30 तक, और अंडर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। और इसके अलावा आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आप देख लीजिए। मतलब ऑटोमेटिकली अगर मैं कहूँ ना, तो आप ना नंबर सिस्टम और जो बेसिक कैलकुलेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, तो आपको ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। योर लाइव फेस इज डिफरेंट एंड थंबनेल, maybe you can say so मनोज जी। you can say not different, but हाँ थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाता है। ओके, ठीक है। मेरे को टीचर स्टैटिक जो पढ़ाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, वही पढ़ाते हैं, तो मेरे को अदर फैक्ट पढ़ा ही नहीं चलता। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे मैं बढ़ूंगी। हेलो विनर, वर्ल्ड विनर, हाय, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच इनकम टैक्स ऑफिसर मनोज जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। प्लीज़ लाइक कर देना यार, एंड काफ़ी मेहनत लगती है, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे ऐड हूँ यूट्यूब में। ठीक है, थैंक यू सो मच। UPP के लिए रीजनिंग के बारे में बताइए। शिवम भाई, मेरे ख्याल से रीजनिंग का कोर्स तो लगभग सेम होता है, चाहे बस डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। लगभग एक रीजनिंग का लिमिटेड कोर्स है, आप उसे पूरा कर लीजिए। बाकी आप कोई भी पेपर दे लो। PYQ तो आपको सबका करना पड़ेगा। जब आप PYQ करोगे तो आपको फिर लेवल पता चल जाएगा कि किसका कितना लेवल है। और वैसे भी एग्ज़ाम का पेपर है ना, तो इतना लेवल आएगा नहीं मेरे ख्याल से शिवम भाई। हाँ, तो नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ लेंगे तो आपका ना कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा प्रज्वल भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और अगर होगा तो और अच्छी बात है। अब आगे मैं बढ़ूँ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ था 1951 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो फाउंड हुआ था 1951 में। शिवम भाई आप याद रखिएगा, आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा है, वो फाउंड हुआ था 1951 में। 1951 में बना था ये। ठीक है, नेशनल राइफल इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। वो हो सकता है। हाँ, 12th लेवल का भी होता है, आपने बिल्कुल कहा। क्या CGL 12th लेवल का भी होता है? हाँ, CGL उसे फिर हम नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे CHSL। CGL जो रहेगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, और CHSL जो रहेगा हायर सेकेंडरी बेस्ड होता है। CHSL
वो होता है डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, यू कैन गिव द पेपर। वर्ल्ड विनर जी होता है डेफिनेटली। एसएससी का पेपर होता है, उसे सीजीएल नहीं कहते हैं, उसे हम सीएचएसएल कहते हैं। एमटीएस भी होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप 12th बेसिस पे कर रहे हो या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है। फॉर्म डिफरेंट निकलते हैं, तो आपको भरना पड़ेगा, तैयारी करके दे सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है। आगे मैं बढ़ूंगी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1950 एडी में हुआ था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 एडी में हुआ था, 1950 एडी में। और अगर मैं इसमें बात करूँ, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है 1950 एडी में हुआ था, 1950 में। ठीक है, यूपीपी के लिए देखिए भाई नंबर सिस्टम से आपको ना बस, अगर कोई भी एग्जाम के लिए स्पाइट ऑफ एनी एग्जाम आपका कैलकुलेशन अच्छा है ना, तो आपको बहुत आसानी होती है। तो आप तो सीधा सबसे पहले कर लें, मैं आपके लिए बस 1 मिनट में बता दूंगी। आप सबसे पहले कर लें अपना पहाड़ी याद कर लें, मतलब टेबल याद कर लें 30 तक, और इसके साथ साथ आप स्क्वायर रूट याद कर लें, क्यूब रूट याद कर लें, एटलीस्ट 30 तक तो इन तीनों को याद कर लें। उसके बाद अंडर रूट याद कर लें 10 तक, अंडर रूट याद कर लें 10 तक। और इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा देख लें, मल्टीप्लिकेशन में अपनी पकड़ बना लें जितना ज़्यादा हो सके। और क्या था, आप सम याद कर लीजिए, सम जो होता है उसे याद कर लीजिए। ठीक है, हाय लकी जी, हेलो, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच। लकी जी मेरे ख्याल से भाई हम जीके का मैराथन कर रहे थे। ठीक है, चलो बता देती हूँ। लकी जी सीजीएल की तैयारी करनी है, एटलीस्ट आपको यू हैव टू गिव योर 9 मंथ, 9 महीने परमानेंट देना पड़ेगा, आपको लग के देना पड़ेगा, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छा खासा लेवल पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ सही बोले हैं ब्रज जी, ज़्यादा नहीं होता है, उसमें फिजिकल भी तो रहता है ना, तो ज़्यादा उतना नहीं रहता है। लेकिन हाँ ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो था 1951 में बना था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1950 एडी में हुआ था। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ूंगी। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म रहेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1958 में। 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, रक्षा अनुसंधान के अंतर्गत। और आपको ये बताना है वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में हमारे, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो है फिक्की जो था फेडरेशन ऑफ, जो हमारे पास फिक्की था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अभी इसका जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, ये जरूर याद रख लीजिएगा। फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक है, हाय हेलो मोहेश जी, हाय मोहेश भाई। इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो प्रॉपर आपने कोचिंग ली होगी कहीं ना कहीं से, है ना, तो आप वहाँ से क्या तैयारी कर लीजिए, डेली पढ़ना, वकैब वगैरह इंग्लिश पढ़ना। वकैब के मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्रॉपर अपना कोचिंग जो जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे कर लीजिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और वकैब याद करना पड़ेगा एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। हाय डॉक्टर भाई, हेलो। समीर वी कलम, हाँ बिल्कुल समीर वी कमाल ठीक है, प्रमुख। ठीक, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो है फिक्की के हेड, फिक्की हो जाएगा हमारे पास 1927 में बना था। हाय डॉक्टर भाई, कैसे हो, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। आगे हमारे पास CSIR किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो आगे आ जाएगा हमारे पास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अच्छा DRDO के जो हेड हैं उनके बारे में आपने बताया, समीर वी कामत। हाँ समीर वी कामत हो जाएंगे DRDO के अभी चेयरमैन जो हैं। ठीक है, समीर वी कामत। ठीक है, थैंक यू सो मच। बताइए भाई, बताइए। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो रहेगा वो आएगा हमारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था CSIR का वो हुआ था 1942 में, 1942 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बना था? तो ये बना था हमारे पास इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बना था वो बना था हमारा 1972 में, 1972 में बना था। तो आपको ऐसे याद रखना, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च जो बना था वो 1972 में बना था। ये क्वेश्चन है PYQ भाई लोग, प्लीज़ आप लोग इससे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ठीक है। 12th में ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश की क्या? डॉक्टर भाई आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो ना, आप तो नीट की तैयारी कर रहे हो ना। 12th में ऑनलाइन ले रहा हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की क्लास कहाँ से पढ़ूंगा? डॉक्टर भाई आप 4:30 बजे के बाद मुझे मिलिएगा, मैं बता दूंगी आपको सर्च करके, ठीक है। अब वैसे भी आप प्रेजेंट रहते हो ना, तो मैं बता दूंगी आपको, आप कभी भी पूछ लेना। अभी चूंकि मैं GK पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं सर्च नहीं कर सकती, थोड़ा सा इशू चलेगा, फिर मैं आपको 4:30 के बाद बता दूंगी, चलेगा ना डॉक्टर भाई? ठीक है। IMO भी हाँ बताते जाओ मैम, सभी थोड़ी ना पढ़ेंगे, बाकी PYQ से करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च जो है एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1972 में बना था ये हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। और आपको पता है हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर का जो हमारा हेडक्वार्टर है, हॉर्टिकल्चर, उसका हेडक्वार्टर जो है हॉर्टिकल्चर, या फिर कहें कि हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वो रहेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है बेंगलुरु में, ठीक है। और अगर यहीं पे एरिड हॉर्टिकल्चर आएगा तो आपको जाना पड़ेगा बीकानेर, राजस्थान के साथ। एरिड मतलब होता है शुष्क और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। तो सूखा कहाँ पड़ता है? तो आपको डेफिनेटली पता है कि जो सूखा पड़ता है, गर्मी कहाँ होती है? तो राजस्थान में होती है, और राजस्थान के बीकानेर से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बीकानेर में याद रख लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर है बेंगलोर में। आशीष भाई आप क्यों हंस रहे हो, प्लीज़ बताइएगा। मोबाइल तो हमारे पास है, 12th में तो मोबाइल ही नहीं था, बुक से पढ़े ही हैं। हाँ आपने सही पकड़ा प्रज्वल जी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि फाउंड हुआ था 1934 में, रमन जी के नाम पर रखा गया था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस जो कि फाउंड किया गया था CV रमन जी के द्वारा। अभी आपको याद होगा, अगर मैं CV रमन जी की बात करूँ तो जो CV रमन जी थे हमारे एक साइंटिस्ट थे CV रमन साहब। इनको नोबल भी मिला था, 1930 में नोबल मिला था फिजिक्स के लिए। 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, या फिर मैं कहूँ फिजिक्स का, इनको नोबल मिला था 1930 में CV रमन साहब को। इसके अलावा 1951 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। पहला इंडिया का भारत रत्न अवार्डी थे CV रमन साहब, ठीक है। और CV रमन को याद करने के लिए ही, डॉक्टर CV रमन को ही याद करने के लिए हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। 1928 को यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, ठीक है। ओके, आगे मैं बढ़ूँगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि फाउंड हुआ था 1938 में। ये हमारा सिचुएटेड है बेंगलुरु में, रमन जी के नाम पे ये संस्था चल रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी। अभी जैसे ये था नेशनल इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, अब ये हो जाएगा हमारे पास नेशनल साइंस एकेडमी जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा, नेशनल, इंडियन, सेंट्रल में, 3 चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन आपको रहने वाला है। तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। हाय, हेलो भूषण जी, नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया जा रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर, ठीक है। अंडर MOD CSIR, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा हुआ है ना आपने ही भूषण जी, CSIR आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अच्छा फिर आएगा सेकेंड नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में BARC आएगा, TIFR आएगा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में आ जाएगा IMT, NCS एंड NIOT। ओके, थैंक यू सो मच भूषण जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन।
अरे मत हंसिए भाई, नहीं वो यूपीपी की तैयारी दूसरे कर रहे थे, वो यूपीपी की तैयारी करने वाली वो शर्मा साहब थे। डॉक्टर भाई नीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी 12वीं में होंगे ये, इसलिए नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कोरिलेशन तो है भाई, तो हंसने वाली बात नहीं है यार, क्यों हंस रहे हो किसी के ऊपर आशीष जी, है ना। नहीं, हंसना एक बुरी बात है, किसी के ऊपर हंसना इज़ गुड, बट और किसी के ऊपर हंसना इज़ नॉट गुड। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी जो है हमारे पास वो रहेगा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी जो है वो हमारा है न्यू दिल्ली में। ठीक, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC मतलब हो जाएगा नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी फॉर अडॉप्टिंग फंड अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एज क्लाइमेट चेंज। UNFCCC जो रहेगा हमारे पास वो है, ये नाबार्ड से रिलेटेड संस्था है, नाबार्ड से। और आप जानते होंगे नाबार्ड का जो गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था, और ये शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, और इसे जो सुपरवाइज करता है आरआरबी सुपरवाइज करता है, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक होते हैं आरआरबीज को सुपरवाइज करता है नाबार्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, राधे 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 राधे। ओके, नो सॉरी ऑनलाइन, राधे 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 राधे। ठीक है, पानी पी लीजिए दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ पानी पी लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टाइम हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 4:25 में क्लास को मैं एंड करूँगी। ठीक है, तो 5 मिनट आप लोग ले लीजिए अपना टाइम, अगर आप लोगों को कोई बातें करनी है तो 5 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट से हम लोग यहाँ सेशन को एंड करेंगे। लगभग मेरा ख़त्म ही हो गया है, बस पीवाई के थोड़ा और बचे हैं, तो कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। पानी पी लीजिए प्लीज़। अच्छा, प्रज्वल जी यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पास है यूनाइटेड नेशन, इसरो, DRDO, RBI, SBI, सिडबी, नाबार्ड, NHB, ब्रिक्स, G20, वीपो, विश्व बैंक, WPO। देखो अब प्रज्वल जी मैं बताऊँ आपको अगर मैं बताऊं तो मेरे पास अब इंटरनेशनल में क्या आ जाएगा। इंटरनेशनल में मैं एक बार 5 मिनट के अंदर आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, जितना मैंने पढ़ाई है तो नेशनल इंस्टीट्यूट से, है ना। अब आपको मैं बता देती हूँ जो मेरे पास नेशनल वो है। तो सबसे पहला यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, मेरे पास है यूनाइटेड नेशन। दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास है यूनिसेफ है। थर्ड नंबर पर UNEP है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, CBD आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा आ जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा मेरे पास। उसके अलावा जो आएगा हमारे पास शिकागो सम्मेलन से रिलेट करके आ जाएगा IMF आ जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आएगा विश्व बैंक आ जाएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम संगठन आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दूरसंचार विभाग आ जाएगा, UNIDO आएगा, WHO आएगा, एक्टाड आएगा, UNODC आएगा। ठीक है, UNHCR आ जाएगा। ऐसे करके सारा चीज़, एशियान कंट्री आ जाएगा, सार्क आ जाएगा, और ब्रिक्स आ जाएगा, है ना। आपने क्या लिखा है एक बार मैं आपको पढ़ लेती हूँ। मेरे पास है यूनाइटेड नेशन, इसरो, DRDO, RBI, SBI, सिडबी, नाबार्ड, NHB, ब्रिक्स, G20, वीपो, विश्व बैंक, WTO, WHO, इंटरपोल, हाँ एटसेट्रा। बाकी के कल ड्रॉप करूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड, हाँ बिल्कुल प्रज्वल जी, डेफिनेटली ये कोरिलेट करेगा इकोनॉमिक्स में भी। हाँ 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 हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। हाँ डेफिनेटली ये कोरिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एट 4:35, है ना। फिर से मिलती हूँ, मुझे थोड़ा सा सुधारना भी है, तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। हेलो, हाँ जी बोलिए।
ठीक है। अलेंद्र जी आपने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ICAR लिख दिया यहाँ पे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ FCI लिख दिया है, नाबार्ड लिख दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट APEDA, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत है, कितना भी पढ़ो कम ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है। हाँ आपने सही बोला प्रज्वल जी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप मतलब कि ये पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज से भी हो जाएगा, LIC हो जाएगा, हाँ EPFO हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, फिर आगे है CBIC, CAG, पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस, PDMO। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच भूषण जी, आपने ये सारी चीज़ें ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर हो जाएगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो जाएगा IFS। इंडियन मिशन एंड एम्बेसीज हो जाएगा ग्लोबल में। सिलेक्शन को बढ़ा कोई नहीं पूछने वाला, अच्छा सिलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछने वाला कितने पढ़े हो, बस कामयाबी देखेंगे प्रज्वल जी। बट ठीक है, आपका कहना भी सही है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, आई टोटली एग्री विथ यू। आपका कहना बिल्कुल सही है प्रज्वल जी, बट मतलब थोड़ी चीज़ें तो आप पढ़ लें, मतलब सारा इतना ज़्यादा लिमिटेड पढ़ोगे तो जितना लिमिटेड पढ़ोगे क्या पता उस लिमिटेड से कुछ ना फंसे तो फिर क्या करोगे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी पूरा नहीं फंसेगा, बट अभी जो देख रहे हो ना, जो उसका रेट है नौकरी लेने का, जो रेट है ना SSC CGL में या फिर SSC को कोई भी एग्जाम में 90% है। आप इस चीज़ को मानिए, 90% से नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होना है, आप ये देखते हो। साध्य मेरे सर करंट अफेयर पढ़ाएंगे तब पढ़ेगा, ठीक है। ओके प्रज्वल जी, आपको जैसा करना हो कर लीजिए, बाकी देखिए सबका अलग अलग है, सब अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करो अपने टीचर पे, बाकी लोग अपने अपने टीचर पे ट्रस्ट करेंगे ना, डेफिनेटली, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ NDMA हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा NSC, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। बाबा प्रभु जी क्लासेस, मैम का पार्सल आ गया। अरे नहीं पार्सल नहीं आया है, आई हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क। हमारे रियलिटी वाली चीज़ें बोलने वाले हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रज्वल जी, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। अभी के लिए मैं सेशन को यहाँ पे एंड करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के अंदर 4:30 बजे स्टडी विथ मी के सेशन में। मुझे थोड़ा सा कुछ सुधारना भी है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अभी मैं सेशन को एंड करती हूँ। भूषण जी मैं आपसे मिलती हूँ 4:30 बजे मिलती हूँ दोस्तों। 4:35 पे मैं फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। टाइमर मैं 1 मिनट के अंदर लगा दूँगी, तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच आशीष भाई। स्ट्रॉन्गर जी हेलो, मैं कब आई? मैं तो जाने वाली भी हूँ। स्ट्रॉन्गर जी कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, अकेले अकेले पढ़ना बहुत बुरी बात है। थैंक यू सो मच। सभी एग्जाम का पूछने का स्टाइल अलग होता है। इस बार SSC के बॉलीवुड के क्वेश्चंस भी आए थे, फिर क्या बोलेंगे मैम आप? देखिए हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे नीति मोहन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उसने कब गाना गाया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस तो आप मान लो, 10-15 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो कि गलत होने ही होने हैं, चाहे वो कोई भी बनाए, और गलत करते ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो उनके लिए होते हैं जो ऊबर स्कैम करके पढ़ाई करवाती हैं। तो 1-2 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेंगे, डेफिनेटली पागलपंती वाले क्वेश्चन, ठीक है। 4:30 बजे हम लोग स्टडी विद मी में करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। हाय डॉक्टर, हेलो डॉक्टर श्री। हाँ मैं मिलती हूँ ना, अभी मिलती हूँ मैं आपसे 4:30 बजे। मतलब अब मुझे बाय बोलना पड़ेगा। मैं आपसे 4:30 फिर से मिलती स्टडी विथ मी के सेशन में, ठीक है। अब मूवीज़ भी देखनी पड़ेंगी। हाँ ठीक है। बाय एवरीवन, बाय दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। थैंक यू। सी यू एट मैं 10 मिनट के अंदर ही मिलती हूँ यार। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।